Welcome to all. Lecture number 5 फिजिक्स प्रीएंटी टेस्ट प्रिपरेशन 2024। आप हैं सर रमेश के साथ। तो आज हमारा टॉपिक है डायमेंशन। फिजिक्स का कौन सा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हर ईयर जो है एक या दो क्वेश्चंस, चाहे एडमिशन का किसी भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन का टेस्ट हो या लेक्चरर का टेस्ट हो तो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो इसके हवाले से, फिजिक्स के हवाले से, तो वहाँ पे जो डायमेंशन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक डायमेंशंस। तो हमारा टॉपिक कौन सा है? डायमेंशन। डायमेंशन जो है क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन हमें क्या बताता है? डायमेंशन हमें क्या बताता है? नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। इट टेल्स अबाउट द it tells about the nature of physical quantities। क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिकली हम पहले जो लेते हैं वो हमारे पास जो बेस यूनिट्स है या बेस क्वांटिटीज है उनका पहले हम डायमेंशन लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास जो बेस क्वांटिटी हमारे पास ये सिस्टम में कौन सी है? तीन है। तो पहले हम उन तीन के लिए जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होगी उन तीन के लिए हम पढ़ते हैं। तो डायमेंशन क्या बताता है हमें? टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहले हमारे पास जो मेन फिजिकल तीन क्वांटिटीज है उनके बारे में हम लेते हैं कि पहले हमारे पास लेंथ। अब किसी भी क्वांटिटी का अगर हमें डायमेंशन लेना होता है उसको हम इस ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है उसका मकसद क्या है? हम उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या मालूम कर रहे हैं? डायमेंशन मालूम कर रहे हैं। तो ये लेंथ है। लेंथ को अगर हम इसके अंदर क्लोज करेंगे तो उसका क्या मकसद है? बन जाएगा डायमेंशन। तो हम जो है बेसिकली क्या लेते हैं, जो तीन हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है सीजीएस वाली, वो पहले करते हैं कि लेंथ, नंबर टू मास, नंबर थ्री टाइम। अब लेंथ का जो डायमेंशन है, इसका जो डायमेंशन है हम इसे लिखते हैं कैपिटल एल। क्या लिखते हैं? द डायमेंशन ऑफ लेंथ इज कैपिटल एल। तो ये डायमेंशन भी हम क्या लिखेंगे? इसको क्लोज किया इस ब्रैकेट के अंदर। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ इज एल, डायमेंशन ऑफ मास इज इक्वल टू कैपिटल एम, डायमेंशन ऑफ टाइम इज इक्वल टू कैपिटल टी। तो ये हमारे पास तीन क्या हो गई? बेसिक क्वांटिटीज जो है सीजीएस वाली या फंडामेंटल क्वांटिटीज है सीजीएस में, उनका हमने क्या किया है? डायमेंशन कर लिया है। अगर ये एल एम, लेंथ के लिए एल लिखा हुआ है, मास के लिए एम, टाइम के लिए क्या है? टी। लेकिन ये लेंथ के लिए अगर एल का ऑप्शन नहीं तो सिंपल ये क्या दे सकते हैं कि जिसमें इन दोनों में ये मिसिंग है तो हम लिख सकते हैं एम जीरो एल वन टी पावर जीरो। सिमिलरली फॉर मास एम वन एल जीरो टी जीरो। टाइम के लिए एम जीरो एल जीरो टी पावर वन। तो लेंथ का डायमेंशन एल बना, मास का डायमेंशन एम बना, टाइम का डायमेंशन टी बना। या एम जीरो एल वन टी, एम वन एल जीरो टी, एम जीरो एल जीरो टी वन। तो ये इनका क्या कहलाता है? डायमेंशन कहलाता है। तो ये हमें तीन जो पहले हमारे पास क्वांटिटीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डायमेंशन हमें क्या बताता है? डायमेंशन हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हमें नेचर बताता है। तो इट डिटेल्स अबाउट द नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहले हमारे पास जो तीन मेन क्वांटिटीज है इनका डायमेंशन आना चाहिए। किसी भी क्वांटिटी का हमें डायमेंशन लेता है तो उसको इस ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है। इस ब्रैकेट के अंदर क्या करना है? क्लोज करना है। तो ये जो जैसे हमारे पास लेंथ का डायमेंशन लिखा है, इस लेंथ के डायमेंशन को क्या किया हमने? क्लोज कर दिया इस ब्रैकेट के अंदर। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल एल। या एल नहीं लिखा हो तो एम जीरो, एम के ऊपर पावर क्या है? जीरो, बस ये वन बना, एल पावर वन टी पावर जीरो, ये वन। तो एम जीरो एल वन
T0। सिमिलरली फॉर मास के लिए क्या है, कैपिटल M है, मास का डायमेंशन क्या है, कैपिटल M, जहाँ हम कहेंगे M1 L0 T⁻0। सिमिलरली फॉर टाइम के लिए M0 L0 T1। तो ये तीन क्वांटिटीज का अगर डायमेंशन क्लियर है तो बाकी जो भी क्वांटिटीज हम लेंगे इस MLOT के फॉर्म में लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो हम तीन क्वांटिटीज ले रहे हैं पहले सीजीएस वाली, तो सीजीएस में जो हमारे पास ले रहे हैं उसमें LMOT हम लेते हैं। जब ऐसा करेंगे तो उसमें करंट को भी इन्वॉल्व करेंगे, टेम्परेचर को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो पहले हम जो भी क्वांटिटी साथ कर रहे हैं उसमें L, M और T यूज होगा। तो ये डायमेंशन का लेक्चर नंबर 1 है और फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5। अब डायमेंशन मालूम करने के लिए हमारे किस चीज़ों को जो है हमें माइंड में रखना है, हमें कुछ जो चीज़ें या कुछ फार्मूले या कुछ जो पॉइंट्स होते हैं वो याद होंगे, तब जो है आप डायमेंशन मालूम कर सकते हैं, वरना डायमेंशन जो है मालूम नहीं कर सकते। तो वो कौन सी दो पॉइंट्स है जिसको हम याद करने के बाद जो है डायमेंशन मालूम कर सकते हैं। नंबर 1, या तो हमें उस क्वांटिटी का फार्मूला याद हो, क्या याद हो, फार्मूला अगर याद है तो जो है आप डायमेंशन मालूम कर सकते हैं। तो नंबर 1 क्या हमें याद हो, नंबर 1 फार्मूला याद हो, ये मेन पॉइंट है। नंबर 2 हमें क्या याद हो, या उसका यूनिट याद हो, या फार्मूला याद हो या यूनिट याद हो। ये दो चीजें अगर हमें याद है तो हम किसी भी क्वांटिटी का जो है डायमेंशन मालूम कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है जी। तो उसके बाद हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। तो क्या बताया कि हमें क्या याद हो, फार्मूला याद हो या यूनिट याद हो। तो अब वो क्वांटिटी जिसका यूनिट सेम है किसका, लेंथ का, तो उनका सब क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो वो कौन सी क्वांटिटी है जिनका यूनिट जो है वो सेम है एज अ लेंथ का। लेंथ का यूनिट क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, यार्ड है। तो इस टाइप के जो भी हमारे पास हम यूनिट यूज कर रहे हैं तो उन सब का डायमेंशन क्या होगा, एल ही होगा। तो नंबर 1 में मैं लिख रहा हूं कि हमारे पास लेंथ हो गई, लेंथ, डिस्टेंस, क्योंकि इसी एक ही लेक्चर में कोशिश यही रहेगी कि आप सारे के सारे जो डायमेंशन है वो कवर कर सकें। तो लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ को भी हम मीटर या सेंटीमीटर में मैप करते हैं, वेवलेंथ, फोकल लेंथ, विड्थ, हाइट, रेडियस, सर्कमफेरेंस, डायमीटर, कि वो क्वांटिटीज जिनका यूनिट क्या हो, सेम हो, उनका डायमेंशन हमेशा क्या रहता है, सेम। तो लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ, फोकल लेंथ, विड्थ, हाइट, रेडियस, सर्कमफेरेंस, डायमीटर, इनके अलावा वो क्वांटिटी को हमें लिखनी है जिसका डायमेंशन क्या हो, इनके जो यूनिट इनका क्या हो, सेम हो। तो इन सब क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल, या हम क्या लिख सकते हैं, M0 L1 T0। कितनी क्वांटिटीज हो गई एक में से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वांटिटी, ये जो इनका डायमेंशन क्या है, एल है। नंबर 2 क्या है, एरिया। एरिया का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि क्या पता है या फार्मूला याद हो या यूनिट याद हो। तो एरिया को हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, मीटर किसका है, लेंथ का। तो लेंथ के लिए हम क्या लेते हैं, एल, तो डायरेक्टली क्या बनेगा, एल स्क्वायर बनेगा। अगर आप फार्मूला से आप ड्राइव करना चाहें तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ का डायमेंशन क्या है, यहाँ पे देख लें, लेंथ का एल है, विड्थ का भी क्या है, तो
L इंटू एल, तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा एल स्क्वायर, या हम क्या लिख सकते हैं m0 L स्क्वायर T0। नंबर 3 वॉल्यूम। अब एरिया हमारे पास सरफेस एरिया भी हो सकता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक। अब जैसे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के लिए हमारे पास क्या है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई क्या है यूनिट लेस है, डायमेंशनल लेस है। r क्या है हमारे पास, r क्या है रेडियस है, रेडियस का क्या बताया l ही होता है। तो सिंपल इसको हम नेगलेक्ट करेंगे, सिंपल क्या लिखेंगे l का स्क्वायर। एरिया ये क्या बना सेम, तो एरिया का क्या बना l स्क्वायर है, या m0 L स्क्वायर T 0 के इक्वल। नाउ फॉर वॉल्यूम। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन भी हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी हो सकता है, लेकिन सबका डायमेंशन क्या होगा सेम, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या है मीटर क्यूब है। तो मीटर हमारे पास किसका यूनिट है डिस्टेंस का या लेंथ का, उसके ऊपर क्या है क्यूब है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा एल क्यूब होगा। तो डायरेक्टली लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, तो लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट के लिए हम क्या करेंगे L इनटू L इनटू L, तो क्या बनेगा L क्यूब। सो द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज L क्यूब, या हम क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं m0 L क्यूब T0। अब वॉल्यूम कोई भी हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ कोन हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हो सकता है रेक्टेंगुलर बॉक्स, या वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो सकता है। तो इन सब का डायमेंशन क्या होगा L क्यूब होगा, या m0 L क्यूब T0। उसके बाद है हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड या हम क्या लेते हैं वेलोसिटी, इन दोनों का डायमेंशन हमेशा क्या होता है सेम, क्योंकि एक क्वेश्चन देते हैं कि व्हिच पेयर कंटेन्स द सेम डायमेंशंस, व्हिच पेयर कंटेन्स द सेम डायमेंशंस। तो स्पीड के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब डिस्टेंस के लिए क्या होता है L ओवर T, इसके लिए भी क्या होगा L ओवर T, तो लिख सकते हैं LT पावर -1, इसके लिए भी क्या होगा LT पावर -1। तो स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द सेम डायमेंशन, और क्या है L ओवर T या LT पावर -1, यहाँ लिख सकते हैं m0 LT पावर -1। तो m0 LT पावर -1 किसका डायमेंशन है स्पीड का है या वेलोसिटी का है। तो ये हमारे हो गए 4। उनके बाद हम लेते हैं एक्सीलरेशन का, इसका हम लेते हैं एक्सीलरेशन। नंबर 5 एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ऐसे बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी का भी पढ़ा है डिवाइड बाय टाइम का, वेलोसिटी का डायमेंशन डिवाइड बाय टाइम का डायमेंशन, इसका एक डायमेंशन निकलेगा एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन ऊपर आएगा, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है L t पावर -1 डिवाइड बाय t, तो इसकी t के ऊपर क्या पावर 1 है, तो लिख सकते हैं L t पावर -2, या इसको लिख सकते हैं L ओवर t स्क्वायर। अगर ये भी नहीं है तो दे सकते हैं m0 L t पावर -2, या m0 L डिवाइड बाय t स्क्वायर। तो L की पावर -2 जो है इसका है एक्सीलरेशन का है। उसके बाद है फोर्स, नंबर 6 में फोर्स। अब फोर्स हमारे पास जैसे सेंटीमीटर फोर्स है, उनसे सेंटीमीटर फोर्स है, फोर्स कोई भी हो, या वेट भी हमारे पास क्या है फोर्स है,
वेट भी क्या है, फोर्स है, सेंटीमीटर फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वेट भी क्या है, फोर्स है। तो इसमें हमारे वजह से F इज इक्वल टू एम है, F किसके इक्वल है, एम ए इक्वल, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, यहाँ पे वेट किसके इक्वल है, W इज इक्वल टू एम जी, या न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ में मुझे फोर्स लेते हैं, या उस फोर्स F इज इक्वल टू हुक्स लॉ के हिसाब से इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इन सब का जो डायमेंशन फोर्स का होगा वो क्या होगा, सेम होगा। आप चेक कर सकते हैं कि मास के लिए क्या होता है m, एक्सेलरेशन के लिए क्या है, ये क्या है, l ओवर t स्क्वायर। तो F के लिए फोर्स डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा, m l डिवाइड बाय t स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं m l t पावर माइनस। सिमिलरली सेकंड के लिए F इज इक्वल टू m v स्क्वायर ओवर r, m वेलोसिटी के लिए क्या है, l ओवर t का स्क्वायर डिवाइड बाय l, तो क्या बनेगा m l स्क्वायर डिवाइड बाय t स्क्वायर डिवाइड बाय l, तो बनेगा m l स्क्वायर डिवाइड बाय l t स्क्वायर। तो सिंपली m एक l कैंसिल होगा, m l डिवाइड बाय t स्क्वायर, जो भी ये सेम लिखा है। इसके लिए आप मालूम करें w इज इक्वल टू mg, w क्या है, वेट है, तो w का डायमेंशन मींस वेट का डायमेंशन, ये क्या है, मास, मास के लिए कैपिटल M, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये एक्सेलरेशन लिखा है। इसमें g भी हम लिख सकते हैं, g के लिए क्या होगा, l ओवर t स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो l ओवर t स्क्वायर। तो जो वेट का डायमेंशन है सेंटीमीटर फोर्स का है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का होगा, या ये हुक्स फोर्स है, या ये न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से हमारे पास फोर्स है, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऐसे बोल सकते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एज अ डायमेंशन। तो वही क्या कहता है, उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज अ फोर्स। तो ऐसे भी दे सकते हैं, उनका भी डायमेंशन क्या होगा, एम एल डिवाइड बाय टी स्क्वायर, या एम एल टी पावर माइनस 2। उसके बाद है नंबर 7, हमारे पास है वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, हीट एनर्जी, जिसका यूनिट क्या है, जूल है। ठीक, सिंपल क्या है, याद रखना है, जिसका यूनिट एनर्जी का जो यूनिट है वो ये, उन सब का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो जैसे वर्क, वर्क के लिए हम क्या करते हैं, W इज इक्वल टू F इंटू टी। कॉस थीटा क्या होता है, डायमेंशन लेस इसलिए मैं वहाँ पे उसको इंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन फार्मूला भले यहाँ देख सकते हैं। ठीक, तो इसका डायमेंशन निकालें, वर्क का डायमेंशन इज इक्वल टू, फोर्स के लिए अभी पढ़ा है, m l डिवाइड बाय t स्क्वायर इनटू d क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, d का क्या बनेगा, l, cos थीटा क्या बताया, डायमेंशन लेस है, सो क्या बनेगा, m l स्क्वायर डिवाइड बाय t स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं m l स्क्वायर t पावर माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द वर्क। सिमिलरली फॉर द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है हमारे पास, 1/2 m v स्क्वायर, डायमेंशन 1/2 क्या है, डायमेंशन लेस है, इसको क्या किया, खत्म कर दिया। बाकी m का क्या बनेगा, ये कैपिटल है, ये क्या है, वेलोसिटी के लिए l ओवर t इनका स्क्वायर, तो क्या बनेगा, m l स्क्वायर डिवाइड बाय t स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं m l स्क्वायर t पावर माइनस 2। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन दे सकते हैं, व्हिच पेयर कंटेन द सेम डायमेंशन। तो वर्क का और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या है, सेम है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या है, सेम है। सिमिलरली फॉर पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी और टॉर्क, वर्क और टॉर्क, इन दोनों सबका जो डायमेंशन है वो क्या है, सेम है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh, क्या है, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन, ये m कैपिटल है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l ओवर t स्क्वायर, h के लिए क्या है, l, सो m l स्क्वायर डिवाइड बाय t स्क्वायर, या हम क्या लिख सकते हैं, m l स्क्वायर t पावर माइनस 2। तो वर्क का भी मालूम हो गया, काइनेटिक एनर्जी का भी मालूम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का भी मालूम हो गया, और टॉर्क का जो डायमेंशन ये भी मालूम हो गया। नंबर 8,
उसके बाद है हमारे पास पावर, क्या है, पावर थ्योरी। पावर सिंपल हम कहते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ द डूइंग वर्क इज नोन एज अ पावर। सो W अपॉन वर्क अपॉन टाइम, क्या है, वर्क अपॉन टाइम, जिसे हम क्या कहते हैं, पावर। तो पावर का डायमेंशन इज लेंगे, द डायमेंशन ऑफ पावर इज इक्वल टू वर्क का डायमेंशन डिवाइड बाय टाइम का डायमेंशन। वर्क का डायमेंशन क्या है, अभी पढ़ा है, m l t पावर l स्क्वायर t पावर माइनस 2 डिवाइड बाय टाइम के लिए t, और क्या वर्क, इसको हम ऊपर लेकर जाएं तो ये क्या बनेगा, m l स्क्वायर t पावर माइनस 3, m l स्क्वायर t पावर माइनस 3 जो है इसका डायमेंशन है पावर का, या हम लिख सकते हैं m l स्क्वायर डिवाइड बाय t क्यूब, m l स्क्वायर डिवाइड बाय t क्यूब या m l स्क्वायर t पावर माइनस 3, ये किसका बनेगा, पावर का। उनके बाद है हमारे पास नंबर 9, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी की पहले हमें क्या आना चाहिए, डेफिनेशन या उनका फार्मूला आना चाहिए। तो इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है, एनर्जी, एनर्जी जो है कितनी पास हो रही है पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम, एनर्जी पासिस थ्रू और सरफेस या एनी एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या एनर्जी एक सेकंड में 1 मीटर पर स्क्वायर एरिया में कितने जूल जो एनर्जी पास होगी उसे हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी का फार्मूला क्या बना, इंटेंसिटी का फार्मूला क्या बना, एनर्जी डिवाइड बाय एरिया डिवाइड इनटू ये टाइम। या एक और भी डेफिनेशन होती है पावर पर यूनिट एरिया, क्या है, पावर पर यूनिट एरिया को भी हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। तो इसके लिए हमने एनर्जी पढ़ा है, एनर्जी के लिए क्या है, सिंपल एनर्जी के लिए m l स्क्वायर t पावर माइनस 2 अभी पढ़ा, डिवाइड बाय एरिया के लिए l स्क्वायर, टाइम के लिए t, ये l स्क्वायर में कैंसिल होगा तो m t पावर माइनस 3, m t पावर माइनस 3 जो किसका डायमेंशन है, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड है, या इसको हम लिख सकते हैं m l0 t पावर माइनस 3। इसके अलावा ये भी हम लिख सकते हैं कि m डिवाइड बाय टी क्यूब। ये सारे जो डायमेंशन हैं, या ये लिखें या ये किसका है, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड है। उनके बाद मोमेंटम, तो अब जो भी हमने क्वांटिटी की उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम एल और टी के फॉर्म में, इसके फॉर्म में एम एल और टी के फॉर्म में जो है हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद है नंबर 10, नंबर 10 हम लेते हैं मोमेंटम। कौन सा, लीनियर मोमेंटम लिखा हो या मोमेंटम लिखा हो, लीनियर मोमेंटम, क्या है, लीनियर मोमेंटम या ओनली मोमेंटम लिखा हो, बात एक ही है, लेकिन एंगुलर वर्ड उसके साथ ना हो। तो लीनियर मोमेंटम के पास हमारे पास फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू mv, P इज इक्वल टू mv। P क्या है मोमेंटम, m क्या मास, v क्या वेलोसिटी, तो क्या बनेगा, मोमेंटम का डायमेंशन इज इक्वल टू m इनटू वेलोसिटी का भी पड़ा है l ओवर t, तो क्या बनेगा m l t पावर माइनस 1, या क्या लिख सकते हैं m l ओवर t, ये भी सही है ये भी सही है। तो ये किसका डायमेंशन बना, डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके बाद है डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के लिए पहले हमें क्या फार्मूला याद करना चाहिए, L इज इक्वल टू एम डी आर, ये किसका फार्मूला है, एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम को हम
डिनोट करते हैं एल से, तो इनका डायमेंशन भी है सिंपल, ये एल क्या शो हो रहा है एंगुलर मोमेंटम, एन के लिए कैपिटल है क्योंकि मास है, वी क्या है वेलोसिटी के लिए एल ओवर टी, और ये क्या आर, आर क्या है डिस्टेंस है, तो क्या यूज करते हैं एल, तो एम एल स्क्वायर ओवर टी, या लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस, ये डायमेंशन किसका बना एंगुलर मोमेंटम का, तो लीनियर मोमेंटम भी हो गया, एंगुलर मोमेंटम भी हो गया। इनके बाद है हमारे पास नंबर 12, नंबर 12 में हम लेते हैं सरफेस टेंशन का। इसका सरफेस टेंशन का, इसको हम गामा से डिनोट करते हैं। सरफेस टेंशन की पहले क्या आनी चाहिए डेफिनेशन, डेफिनेशन ये कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या कहते हैं सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या है फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये जब फार्मूले आपको याद है तो आप आसानी से जो डायमेंशन निकाल सकते हैं। इससे हम क्या करते हैं सरफेस टेंशन, तो फोर्स का भी पढ़ा है एम एल टी पावर -2 डिवाइड बाय एल, डिवाइड बाय एल, तो ये एल एल में कैंसिल होगा, एम टी पावर -2, या हम लिख सकते हैं एम डिवाइड बाय टी का स्क्वायर, एम डिवाइड बाय टी स्क्वायर। उसके बाद है या इसकी एक और डेफिनेशन भी है, एक और डेफिनेशन कौन सी है एनर्जी पर यूनिट एरिया भी कहते हैं, क्या है सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये भी इनकी डेफिनेशन है। तो एनर्जी के लिए हमने पढ़ा है एम एल स्क्वायर टी पावर -2 डिवाइड बाय एरिया के लिए एल स्क्वायर क्या बनेगा एम टी पावर -2। अगर दोनों डेफिनेशन याद है ठीक है, डायमेंशन के लिए या कोई भी एक डेफिनेशन जो है याद होनी चाहिए, तो ये सरफेस टेंशन हो गया। उसके बाद हमारे पास प्रेशर, प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, या प्रेशर लिखें या स्ट्रेस, दोनों का फार्मूला क्या है सेम है, कौन सा फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, इससे हम क्या कहते हैं प्रेशर कहते हैं या स्ट्रेस कहते हैं। एक में जो है परपेंडिकुलरली फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, उसमें हमारे पास होता है स्ट्रेस, और एक क्या प्रेशर, एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, दूसरी जो है वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका मकसद है कि प्रेशर और स्ट्रेस का जो डायमेंशन होगा वो सेम ही होगा। तो फोर्स के लिए हमारे क्या पढ़ा है एम एल टी पावर -2 डिवाइड बाय एरिया के लिए क्या पड़ा एल स्क्वायर, सो एम एक एल कैंसिल होगा, एम ये एक एल ऊपर जाएगा एल पावर -1 टी पावर -2, एम एल पावर -1 और टी पावर -2, या हम इसको लिख सकते हैं एम डिवाइड बाय एल टी स्क्वायर। ये डायमेंशन किसका है प्रेशर का है या स्ट्रेस का है, तो प्रेशर एंड स्ट्रेस बोथ हैव द सेम डायमेंशन। नंबर 14, नंबर 14, उसके बाद है एंगुलर वेलोसिटी, कौन सा है एंगुलर वेलोसिटी, पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी नहीं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है डायमेंशन लेस है, कौन सा है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसलिए पहले हम वो पढ़ें जिसका डायमेंशन जो है प्रेजेंट है। तो पहले क्या करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी में करें थीटा और टी, थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, इससे ओमेगा से। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा प्लस एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा क्या पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है डायमेंशन लेस है, तो ओनली 1 डिवाइड बाय टाइम के लिए क्या होगा कैपिटल टी, सो लिख सकते हैं कि टी पावर -1, टी पावर -1 या m0 l0 टी पावर -1। और ये किसका डायमेंशन है एंगुलर वेलोसिटी को हम और क्या कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा
1/t, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम किसे कहते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन है वो क्या है, सेम है। नंबर 15 फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। तो क्या बनेगा इसका डायमेंशन 1/t या t पावर -1, या क्या लिख सकते हैं m0 L0 t पावर -1। ये हो गई फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो क्या है, सेम है, क्योंकि क्वेश्चन देते हैं कि व्हिच पेयर कंटेन्स द सेम डायमेंशन। नंबर 16, उसके बाद पावर ऑफ लेंस, क्या है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस हम कहते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ, 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के लिए क्या होता है L, तो 1/L, या इसको हम लिख सकते हैं L इनवर्स, या लिख सकते हैं m0 L इनवर्स t0। ये डायमेंशन किसका है, पावर ऑफ लेंस का। नंबर 17 एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी पढ़ा तो एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या होता है कि ω/t, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमने क्या पढ़ा, t पावर -1, ये क्या है t, तो ये ऊपर जाएगा t पावर -2 बनेगा, या हम लिख सकते हैं 1/t², या हम लिख सकते हैं m0 L0 t पावर -2। डायमेंशन देकर पूछ सकते हैं ये किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है, या फिजिकल क्वांटिटी देकर पूछ सकते हैं कि इनका डायमेंशन क्या होगा, या ये पूछ सकते हैं व्हिच पेयर कंटेन द सेम डायमेंशन, या ये पूछ सकते हैं व्हिच पेयर हैज नॉट सेम डायरेक्शन, क्योंकि एक फॉर एग्जांपल फोर्स और दे दिया वर्क का, तो दोनों का इक्वल नहीं है। एक पेयर में दे दिया वर्क और काइनेटिक एनर्जी, एक पेयर में दे दिया पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क दे दिया, तो इनका डायमेंशन क्या होता है, सेम। तो 3 ऑप्शन में जो है सेम वाला पेयर होगा, एक जो होगा डिफरेंट। तो ऐसे भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करेगा टेस्ट जो बनाने वाले पे। उसके बाद है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नंबर 1 चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये हमने स्टोक्स लॉ किया है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ स्टोक्स फोर्स गिवन बाय 6 पाई ईटा r, 6 पाई ईटा r, क्योंकि फार्मूला क्या बताया, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ईटा जो होता है वो सेम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ईटा को हम क्या करेंगे अलग, बाकी f डिवाइड बाय 6 पाई r ये भी 6 पाई क्या है, डायमेंशन लेस है, तो इसको हम क्या करते हैं नेगलेक्ट, अच्छा बचेगा ईटा f डिवाइड बाय r ये भी। इसका क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट में क्लोज किया, डायमेंशन चाहिए। फोर्स के लिए क्या है m L t पावर -2 फोर्स का है, r क्या है रेडियस है, तो हम क्या लिखेंगे, या डिस्टेंस है L, वेलोसिटी के लिए क्या है L/t लिखेंगे, तो ये L में कैंसिल होगा, बाकी क्या बचेगा, ये t चला जाएगा ऊपर, तो हम क्या लिख सकते हैं m, ये L ऊपर जाएगा L इनवर्स, ये t ऊपर जाएगा -t, और ये प्लस का 2, ये माइनस का 2 है प्लस का 1, तो सिंपली क्या बनेगा माइनस का 1। तो m L इनवर्स t इनवर्स इज द डायमेंशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नंबर 19 डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड, तो इसका डायमेंशन हमेशा क्या होगा t,
क्योंकि आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक पढ़ा है T = 2 पाई रेडिकल L ओवर G। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ मास ऑफ ए स्प्रिंग 2 पाई रेडिकल M ओवर K। तो ये वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसमें अगर देखें 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, और डायमेंशन लेस है, ये इस डायमेंशन को लेस को छोड़ दें। L के लिए क्या है, L, इस L के लिए G के लिए L T⁻², ये रेडिकल है, ये कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा, T⁻² ऊपर रहेगा तो T⁻+2 रेडिकल में, तो क्या बना, ओनली T के इक्वल। सो डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड इज T। या रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं 1/f = T। फ्रीक्वेंसी के लिए अभी पढ़ा है 1/T⁻², तो ये ऊपर रहेगा तो T बनेगा। तो ये डिपेंड है कि आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करके मालूम कर सकते हैं। अब इसमें ये मास ऑफ ए स्प्रिंग के लिए ये भी आप कर सकते हैं। तो पहले हमें किसका चाहिए, नंबर 20 में कर रहे हैं हम, डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K। स्प्रिंग कांस्टेंट लिखिए, स्प्रिंग कांस्टेंट K। तो हुक्स लॉ के हिसाब से हमारे पास क्या होता है, kx माइनस नहीं दे रहे क्योंकि यहाँ पे माइनस का कोई फायदा नहीं है, हमें सिंपल डायमेंशन मालूम करना। सो k = f/x, k = f/x। तो m f के लिए क्या है, इनका डायमेंशन है, तो इसको क्लोज करें, m L T⁻², m L T⁻² किसका बना, फोर्स का डिवाइड बाय l, ये कैंसिल होगा, तो क्या बनेगा m T⁻² या m डिवाइड बाय T²। और ये एक और किसका है, अभी अभी किया था कि फोर्स पर जो लेंथ, इसे हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। सो द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड सरफेस टेंशन हैव द सेम डायमेंशन। स्प्रिंग कांस्टेंट और जो सरफेस टेंशन है उनका डायमेंशन क्या होगा, सेम, क्या है, m डिवाइड बाय T² या m T⁻² के इक्वल। तो ये हमारे पास 20 जो है हमने डायमेंशंस मालूम कर लिए हैं। तो ये वो है जिससे हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है। अब कुछ ऐसे कर रहे हैं जिसका जो कि है तो कांस्टेंट लेकिन डायमेंशन है उसका प्रेजेंट है। नंबर 21, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। नंबर 21, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल G से, इससे डिनोट करते हैं कैपिटल G से। तो हमें फार्मूले को पता है कि F = G m1 m2 डिवाइड बाय r²। F = G m1 m2 डिवाइड बाय r²। हमें G का डायमेंशन चाहिए, तो G को हमने अलग किया, r डिवाइड में उस साइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, m1 और m2 इस साइड मल्टीप्लाई, उस साइड आ जाएंगे डिवाइड में, तो m1 ये m2। डायमेंशन चाहिए तो इसको क्लोज करना है ब्रैकेट के अंदर। फोर्स के लिए क्या होता है, m L T⁻² इनटू r के लिए क्या है, L² क्योंकि डिस्टेंस है। m1 के लिए कैपिटल M, सेकंड m1 के लिए कैपिटल M, ये आपस में कैंसिल होगा और क्या बचेगा, ये m ऊपर जाएगा तो m इनवर्स L³ T⁻²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन देते हैं कि द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज दैट, तो m इनवर्स L³ T⁻²। उसके बाद में हमारे पास डायमेंशन किसका, पिलॉन्स कांस्टेंट का, डायमेंशन ऑफ द पिलॉन्स कांस्टेंट 22 लिखिए, नंबर 22, डायमेंशन ऑफ पिलॉन्स कांस्टेंट। इसको हम डिनोट करते हैं h से, इससे डिनोट करते हैं h से। तो हमने ये पढ़ा है कि E = hf अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ। प्लैंक्स लॉ के हिसाब से एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू E = hf, क्वांटा ऑफ एनर्जी जिसे हम कहते हैं E = hf। f क्या है, फ्रीक्वेंसी, E क्या है एनर्जी, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो हमें h का चाहिए, तो h को हम अलग करेंगे E डिवाइड बाय f के। डायमेंशन मालूम करना है तो इसको
क्लोज किया इस ब्रैकेट में। एनर्जी का डायमेंशन हमने पढ़ा है कि m l² -2 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी के लिए क्या पढ़ा है t⁻⁻1। तो ये ऊपर जाएगा m l² ये ऊपर जाएगा t⁻⁻1। तो जो प्लांक्स कांस्टेंट का हमने डायमेंशन निकाला और ये किस फिजिकल क्वांटिटी का निकाला था हमने एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम का ये निकाला था m l² t⁻⁻1। तो एंगुलर मोमेंटम और प्लांक्स कांस्टेंट जो है इन दोनों का डायमेंशन क्या है सेम है। जिस तरीके से सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट के इन दोनों का डायमेंशन क्या था सेम था, या प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशन क्या है सेम है, स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है सेम है, टार्क और वर्क का डायमेंशन क्या है सेम है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टार्क और वर्क इन सब का डायमेंशन क्या है सेम है। तो इस तरीके से हमें जो है सिमिलरिटी भी आनी चाहिए जिसका डायमेंशन जो है वो सेम होता है। तो ये 22 हो गए हमारे पास डायमेंशंस। इसके बाद 23 तो अब कुछ ऐसी क्वांटिटीज रहेंगी जिसमें हम चार्ज वगैरह को इंक्लूड करेंगे। तो अब जाते हैं थोड़ा सा एसआई की तरफ, इसकी तरफ एसआई सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। तो एसआई सिस्टम में हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक करंट है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उनका ही डायमेंशन हम लेते हैं पहले जो है, क्योंकि वो किसी से ड्राइव नहीं की गई इसलिए हम डायरेक्टली जो है हमेशा डायमेंशन लेते हैं वो पहले फंडामेंटल क्वांटिटी का लेते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए हमारे पास सिंपल क्या है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशन होता है इसको क्लोज कर लें, इसके इक्वल किसी बुक में ए लिखा हुआ होता है कहीं पे आई लिखा होता है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, पेपर वाला जो देगा या ए देगा या आई देगा, ठीक है। टेस्ट में ऑप्शन जो आपको गिवन होंगे या ए लिखा होगा या आई, दोनों एक साथ कभी भी मिक्सिंग में नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या है ए है या हम क्या लेते हैं आई। तो अगर आई ले रहे हैं तो हर जगह पे हमें आई कंसीडर करना पड़ेगा, अगर ए ले रहे हैं तो आपको ए ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो हम पहले ले रहे हैं चार्ज का, इसका डायमेंशन ऑफ चार्ज। अब चार्ज का पहले फार्मूला लाजमी होना चाहिए। तो कोई ऐसा फार्मूला में ढूंढना है कि जिसमें करंट और चार्ज दोनों आ जाए, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा है कि करंट किसके इक्वल है I is equal to Q over T, the rate of flow of charges known as the electric current. So Q is equal to I into T। Q किसके इक्वल है I into T के। अब यहाँ पे I की जगह पे A ले रहे तो आपको A रखना है, I ले रहे तो I रख ले। तो डायमेंशन चार्ज का ये I की जगह पे I लिख लें, ये T क्या है टाइम है, टाइम के लिए क्या लिखेंगे कैपिटल T। सो द डायमेंशन ऑफ चार्ज इज I into T। क्या है I into T जो इसका क्या है डायमेंशन किसका चार्ज का। नंबर 25। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा हुआ नंबर 25 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फोर्स का आप हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से डिनोट करते हैं, ई का डायमेंशन में। फोर्स का क्या पढ़ा है हमने m at t⁻⁻2। चार्ज के लिए क्या पढ़ा है I into T। तो डायमेंशन बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का m l t⁻⁻3 I⁻⁻1। तो सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कौन सा है m l t⁻⁻3 I⁻⁻1।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये डायमेंशन। उसके बाद 26 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल हम कहते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, ई ए कॉस थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से, ई डेल्टा ए लिखते हैं, क्योंकि कॉस थीटा जो है हमारे पास क्या है, डायमेंशन लेस है, तो सिंपल ई डेल्टा ए का जो डायमेंशन होगा वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बनेगा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई के लिए क्या है, ये ई दे दें यहाँ पे इस्तेमाल, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोट होगा। तो ई का हमने मालूम किया है एम एल टी पावर -3 आई पावर -1 इनटू एरिया के लिए क्या होता है एल स्क्वायर। सो एम एल क्यूब टी पावर -3 आई पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितने हो गए? 26। उसके बाद 27 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला या डेफिनेशन आनी चाहिए। सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसे कहते हैं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पहले क्या आनी चाहिए? डेफिनेशन क्या है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये लिखा होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायमेंशन इस ब्रैकेट में क्लोज किया। वर्क डन के लिए हमने क्या पढ़ा? एम एल स्क्वायर टी पावर -2 वर्क का। चार्ज के लिए भी पढ़ा आई इंटू टी। तो क्या बनेगा? एम एल स्क्वायर टी पावर -3 आई पावर -1। एम एल स्क्वायर टी पावर -3 आई पावर -1 इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 28। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो एक फार्मूला है हमारे पास, F इज इक्वल टू BI L sin थीटा लिखें। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो वहाँ पे क्या उस पर फोर्स लगती है, उनका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू QEB sin थीटा। एक तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला आप अप्लाई करके मालूम कर सकते हैं। बी का मैग्नेटिक फील्ड का मकसद क्या है? बी, या F इज इक्वल टू BI L sin थीटा के कंडक्टर जिसमें करंट जो है I फ्लो हो रहा है, ठीक। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं F इज इक्वल टू BI L sin थीटा। ये sin थीटा क्या है? डायमेंशन बेस है, इसको छोड़ दें। सिंपल हमें किसका चाहिए? बी का। तो बी के लिए हमारे पास क्या बनेगा? F डिवाइड बाय QE, या यहाँ पे आप देख सकते हैं B इज इक्वल टू F डिवाइड बाय IA। डायमेंशन मालूम करें, F L T पावर -2 डिवाइड बाय I टू T, क्योंकि चार्ज के लिए ये पड़ा है L डिवाइड बाय T, ये T में कैंसिल होगा। सिंपल क्या बनेगा? M L में कैंसिल होगा, और क्या बचेगा? M T पावर -2 I पावर -1। ये किसका है? B का। इस फार्मूला के हिसाब से मालूम करें या इस फार्मूला के हिसाब से? इस फार्मूला के हिसाब से क्या बनेगा? B का डायमेंशन M L T पावर -2, ये I इंटू L में कैंसिल होगा, और सिंपल M T पावर -2 I पावर -1। ये जो इनका डायमेंशन आना चाहिए। क्या एक और भी फार्मूला होता है कि B मालूम करने के लिए, कि जिसमें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू B टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू B टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें B का चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम पहले मालूम कर चुके हैं,
इसलिए हम यहाँ पे ये यूज़ करते हैं। तो ई डिवाइड बाई वी के इक्वल, वी क्या है, वेलोसिटी है, यहाँ पे वी क्या है, वेलोसिटी है। तो इस फार्मूला से जो आप निकाल सकते हैं, ई का हमने मालूम किया है, वी का भी हमें पता है। तो ये हो गया हमारे पास 28। उसके बाद हम मालूम करते हैं रेजिस्टेंस का, इसका रेजिस्टेंस का नंबर 29। रेजिस्टेंस के लिए हमने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। V किसके इक्वल है, आई आर के। हमें R का डायमेंशन चाहिए, आई आर इज इक्वल टू V ओवर आई। V का हमने पढ़ा है, आई हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। सो डायमेंशन ऑफ R मींस रेजिस्टेंस, V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये हमने मालूम किया है, M L स्क्वायर T पावर -3 I पावर -1 डिवाइड बाय I। So the dimension of resistance is equal to M L square T power -3 I power -2। ये इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का, ठीक है। कैपेसिटेंस का भी पूछते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं कैपेसिटेंस का नंबर 30। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में हमें फार्मूला क्लियर होना चाहिए कि Q इज इक्वल टू सी वी। Q किसके इक्वल है, सी वी के। सो C इज इक्वल टू Q ओवर V। Q क्या है, चार्ज है, V क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और C किसके इक्वल है, Q ओवर V के। सो Q का डायमेंशन क्या है, चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन I टू T। V के लिए क्या पड़ा है, M L स्क्वायर T पावर -3 I पावर -1 के इक्वल। तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो सिंपली क्या बनेगा, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू M को ऊपर लेकर जाएंगे तो M इनवर्स L पावर -2 T पावर 4 I स्क्वायर। ये डायमेंशन होगा किसका, कैपेसिटेंस का। अब कभी कभार वो क्या करते हैं कि बेस क्वांटिटी का यूनिट पूछते हैं। इसका बेस यूनिट जो होगा वो क्या होगा, कैपेसिटेंस का, ठीक है। तो जब हमारे पास डायमेंशन हम निकालते हैं तो उसमें से आप डायरेक्टली जो है उसका बेस यूनिट भी निकाल सकते हैं। अब जैसे इसका बेस यूनिट अगर बोला जाए तो सिंपली क्या आप लिख सकते हैं, ये क्या है, M किसके लिए यूज करते हैं, मास के लिए, तो किलो पर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकंड पावर 4 एम्पियर का स्क्वायर जी। ये पूछ सकते हैं दिस इज द बेस यूनिट ऑफ डैश क्वांटिटी, दिस इज द बेस यूनिट ऑफ डैश क्वांटिटी। तो ये किसका है, कैपेसिटेंस का है। अब डायमेंशन का एक ये बहुत बड़ा फायदा है कि हम जो है डायरेक्टली डायमेंशन से बेस यूनिट निकाल सकते हैं। अगर कोई बोले कि ये हमारे पास एक काइनेटिक एनर्जी का बेस यूनिट निकालें, क्या करें, काइनेटिक एनर्जी का या पोटेंशियल एनर्जी का, तो उनका डायमेंशन का हमें पता है कि M स्क्वायर L स्क्वायर T पावर -2 है, T पावर -2 ये किसका है, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन है। तो इसका अगर बेस यूनिट निकालें तो किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसका यूनिट है, ये बेस यूनिट जो है किस फिजिकल क्वांटिटी का है। तो ये किसका बनेगा, काइनेटिक एनर्जी का भी बन सकता है, पोटेंशियल एनर्जी का भी बन सकता है, या वर्क का भी बन सकता है। तो ये थोड़ा सा हमारे पास ये फायदा होगा कि बेस यूनिट जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस हो सकती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो सकती है। क्या है, नंबर 31 सेल्फ इंडक्टेंस। या म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोई क्या होगा, सेम होगा, तो हम किसी भी एक का निकालते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का, क्योंकि डायमेंशन है, डायमेंशन हमारे पास क्या होता है, सेम।
इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये हमारे पास फार्मूला है। बैक ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई डिवाइड बाय डेल्टा टी। एल क्या होता है हमारे पास, सेल्फ इंडक्टेंस है, तो नेगेटिव साइन को भी हम क्या करें, काफी सिंपल, हमें एल का चाहिए, ये इंड्यूस ईएमएफ इनटू डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा आई। तो डायमेंशन चाहिए इसका, एल इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास, जैसे वोल्टेज हम बोले, इंड्यूस ईएमएफ बोले, ठीक है, इनका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो हमने क्या निकाला है कि वोल्टेज का एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 3 आई पावर -1, ये क्या है, टी के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कैपिटल टी, डिवाइड बाय करंट के लिए आई। तो डायमेंशन ऑफ ये एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी पावर -2 आई पावर -2। ये डायमेंशन किसका है, सेल्फ इंडक्टेंस का। म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी क्या होगा, ये सेम होगा। फार्मूला आप अप्लाई करके मालूम कर सकते हैं, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 आई पावर -2, क्योंकि ये एम सेम आया, ये एल स्क्वायर टी पावर -3, ये बन ये प्लस का तो माइनस का 2 बना, आई पावर -1, ये ऊपर रहेगा तो आई पावर -2। तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन क्या है, ये। उसके बाद है डिके कांस्टेंट है, 32 में हम क्या है इसका पढ़ रहे हैं, डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट का होता है टी पावर -1, क्या होता है, टी पावर -1, क्योंकि हाफ लाइफ का हमारे पास फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई लैम्डा, ये कांस्टेंट होता है हमारे पास, ठीक। अब अगर हमें लैम्डा चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा क्या होता है, डिके कांस्टेंट, लैम्डा क्या होता है, डिके कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है 0.693, ये वैल्यू डिवाइड बाय टी हाफ, ये हाफ लाइफ है, टाइम पीरियड है। तो इस हाफ लाइफ के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, 1/t, तो इनका डायमेंशन क्या बन जाएगा, डिके कांस्टेंट का टी इनवर्स। तो डिके कांस्टेंट हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, ओनली फ्रीक्वेंसी, इन सब का डायमेंशन क्या होता है, सेम। उसके बाद 33 बल्क मॉडुलस। इसका मालूम कर रहे हैं, बल्क मॉडुलस का। तो सिंपल हमारे पास बल्क मॉडुलस स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है डायमेंशन लेस है, स्ट्रेन क्या है, डायमेंशन लेस है। तो बल्क मॉडुलस का डायमेंशन क्या होगा, ये अगर डायमेंशन लेस है तो इसको हटा दें, बात किसका बनेगा, स्ट्रेस का। स्ट्रेस का किसके इक्वल है, प्रेशर के इक्वल, और प्रेशर का हमने मालूम किया क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो क्या बनेगा, एम एल टी पावर -2 डिवाइड बाय एरिया के लिए एल स्क्वायर, सो एम एल इनवर्स टी पावर -2। बल्क मॉडुलस, प्रेशर और स्ट्रेस, इन तीनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद 35 मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने किया है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हम लिखेंगे फाई एम, या ओनली फाई इज इक्वल टू बी डॉट डेल्टा ए, तो बी डेल्टा ए कॉस थीटा। इसका जो आप लोग मालूम कर सकते हैं, बी का हमने मालूम किया है, बी का जो हमने मालूम किया है, डेल्टा ए क्या एरिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो है आप मालूम कर सकते हैं। तो आज जो हमने 35 इंपॉर्टेंट जो है डायमेंशंस किए
तो आज हमने जो है 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन है वो किए, डायरेक्टली इसमें दे सकते हैं, या कभी कभार क्या करते हैं टेस्ट वाले टाइम वो थोड़ा सा मिक्सिंग करके दे देते हैं। कैसे देते हैं कि द डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, कि कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस की जो प्रोडक्ट है इनका डायमेंशन क्या होगा, इन दोनों की प्रोडक्ट का। तो इन दोनों की प्रोडक्ट का डायमेंशन होता है टाइम कांस्टेंट इक्वल टू कि टी। आप ये करके देखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे ही करेंगे कि किसकी मल्टीप्लिकेशन होगी या किसकी डिवीजन होगी, ठीक है, या किसका रेशियो होगा, या हमारे पास ऐसी क्वांटिटी होगी जिसका डायमेंशन हमें गिवन होगा कि क्वांटिटी हमें मालूम करनी है, अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन हमें गिवन होगा, हमें वो क्वांटिटी मालूम करनी है, ठीक है। या किसी में हमारे पास पावर में वेरिएबल देते हैं वो भी हम करेंगे, या कोई इक्वेशन है, इक्वेशन में से किसी वेरिएबल कोई ऐसा वेरिएबल होगा कि इनका डायमेंशन क्या होगा, तो वो भी हम जो है इसी क्लास में करेंगे। डायमेंशन ऑफ एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी का डायमेंशन वो यूनिट हमें दोनों याद होने चाहिए कि ये v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर प्लस vn का स्क्वायर डिवाइड बाय n, ये क्या है एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी इसका स्क्वायर लिखें, वेलोसिटी का यूनिट क्या है मीटर और सेकंड, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा m स्क्वायर डिवाइड बाय s स्क्वायर, m स्क्वायर ओवर s स्क्वायर। m क्या है मीटर है यहाँ पे, s क्या है सेकंड, तो मीटर हमारे पास किसका है लेंथ का है, तो लेंथ का स्क्वायर l का स्क्वायर डिवाइड बाय t का स्क्वायर, या लिख सकते हैं l स्क्वायर t पावर -2, या लिख सकते हैं m0 l स्क्वायर t पावर -2। तो ये किसका है एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट